तो अब बात करते हैं किसे ये बाइक लेनी चाहिए और किसे नहीं लेनी चाहिए। तो लास्ट में आपको सम अप कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें क्लासिक से अलग है या क्लासिक से बेटर है। अपने टूर के एक्सपीरियंस से आपको बता देता हूँ कि ये हाईवे पे कैसा परफॉर्म करती है। व्हाट्स अप पीपल, जय हिंद, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ Honda CB350। तो ये CB350 का रिव्यू है। तो आपकी कन्फ्यूजन इस वीडियो में दूर होने वाली है कि आप क्लासिक 350 लो या फिर Honda की CB350 लो अगर आप जाना चाहते हो रेट्रो सेगमेंट में, लॉन्ग स्ट्रोक इंजन्स में। तो सबसे पहले इस बाइक के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। ये स्टार्ट होती है 2,14,800 रुपये एक्स शोरूम से 2,17,800 रुपये। इसमें अलग अलग वेरिएंट आते हैं। ये जो कलर है ये वैसे तो मैट ग्रे कलर है, इसका जो ओरिजिनल कलर है वो ये है। तो इसके ऊपर हमने लैमिनेशन करा रखी है जो कि स्मोक लैमिनेशन होती है, यानी कि ब्लैक कलर की जो लैमिनेशन होती है हल्की टिंटेड, वो करवा रखी है इस पे आगे भी और इस पे भी, जिसकी वजह से इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया और ग्लॉस भी होगी इसके बाद ये। और इसका कराने का फ़ायदा ये भी है कि टैंक और जो पार्ट्स हैं, मेटल पार्ट्स हैं, वो प्रोटेक्टेड हो गए हैं। सबसे पहले फ्रंट में बात करते हैं। फ्रंट में आपको ऑल एलईडी सेटअप मिल जाता है। ये जो हेडलाइट है ये भी एलईडी है और इसके साथ ये जो इंडिकेटर्स हैं ये डीआरएल्स भी हैं, यानी कि ये ऑल टाइम रनिंग लाइट्स हैं ये दोनों, और इंक्लूडिंग ये। जब आप इसको एज अ इंडिकेटर यूज़ करोगे तो ये ऐसे ब्लिंक होगा, नहीं तो नॉर्मली ये ऐसे ग्लो करता रहेगा। और हैज़र्ड भी इसमें मिल जाता है, हैज़र्ड स्विच। फ्रंट में और रियर में जितनी भी लाइट्स है पूरी बाइक में वो सारी एलईडी हैं, इंक्लूडिंग द टेल लाइट। तो फ्रंट में आपको ये मडगार्ड मिल जाता है जो कि मेटल का है, तो ये पूरा मेटल का मडगार्ड है। और फ्रंट टायर जो है वो 100 सेक्शन का है, 19 इंच का। एलॉय व्हील्स इसमें मिल जाते हैं। साथ में इसके यहाँ पे जो फ्रंट की जो डिस्क है 310 mm की डिस्क है और निसन के ब्रेक कैलिपर्स हैं इसके अंदर। और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है यहाँ पे। सस्पेंशन कवर जो यहाँ पे दे रखे हैं इसकी वजह से बाइक का जो फ्रंट का जो लुक है वो काफ़ी ब्रॉड लगता है, काफ़ी मैसिव लगती है। तो इस बाइक में क्या क्या एक्सेसरीज़ लगी है वो आपको बता देता हूँ। एक तो ये फ्रंट की जो विंडशील्ड है, विंडस्क्रीन है, ये एक्सेसरी है। और यहाँ पे ये इंजन गार्ड, ये भी एक्सेसरी का पार्ट है। ये उतना ही है जितना ये इंजन को और टैंक को प्रोटेक्ट कर सके। तो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, काफ़ी लाइट वेट है, लेकिन काफ़ी स्टर्डी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। उसके बाद इसमें एक्सेसरी जो लगवाई हुई है वो है ये पीछे का बैक रेस्ट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीछे पिलियन बिठा के राइड करते हो तो काफ़ी कंफर्टेबल बना देता है पिलियन के लिए ये। तो ये भी एक्सेसरी का पार्ट है। और ये सारी एक्सेसरीज जो हैं ये होंडा से ही लगवाई हुई हैं। और पीछे का जो टायर है इसके अंदर, जो रियर टायर है वो 18 इंच का है, 130 सेक्शन का 18 इंच का पीछे वाला टायर है, ट्यूबलेस टायर। और इसके अंदर पीछे की जो डिस्क है वो 240 mm की मिल जाती है और निसन के ब्रेक कैलिपर्स हैं। अब बात करते हैं हार्ट ऑफ द मोटरसाइकिल, ये इंजन 350 सीसी का इंजन है, लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है ये। और ये मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 20.7 bhp, ऑलमोस्ट 21 bhp है। और मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है 21.4 न्यूटन मीटर का। क्योंकि ये होंडा का इंजन है, जापानीज टेक्नोलॉजी है, तो इंजन बहुत ही रिफाइंड है इसका। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट 350 सीसी इंजन इन द मार्केट एज ऑफ नाउ। तो आगे आपको थोड़ा सा बड़ा फुट पैक मिल जाता है और पीछे पिलियन के लिए थोड़ा छोटा सा है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि बड़ा होना चाहिए अगर आपके साथ पिलियन राइड करते हैं। तो अगर आफ्टर मार्केट या कहीं से कोई बड़ा थोड़ा सा चौड़ा अगर आपको वाइड मिल जाए फुट पैक तो वो अच्छा है। और यहाँ पे अगर आप लगेज वगैरह माउंट कर रहे हो तो आई थिंक ये उसके अंदर यूज़फुल हो सकता है। और ये पिलियन के लिए पीछे ये नॉर्मली साड़ी गार्ड के साथ ही अटैच है। तो ये अगर जो पीछे मम्मी वगैरह जिनके बैठती हैं, जैसे जो लेडीज़ होती हैं वो दोनों पैर इस एक तरफ करके बैठती हैं, तो उनके पैर रखने के लिए है। जनरली ये बहुत कम बाइक्स में आजकल आता है, बट ये रेट्रो बाइक है तो इसमें आ रहा है। और यहाँ पे जो गियर शिफ्टर है, टो एंड हील शिफ्टर मिल जाता है, गियर शिफ्टर। इसके अंदर 5 गियर आते हैं। तो ये क्रोम का पूरा साइलेंसर मिल जाता है इसमें यहाँ तक। इसका एग्जॉस्ट नोट जो है वो RS और हाईनेस जैसा नहीं है, ये थोड़ा सा और स्मूथ है, उतना ज़्यादा लाउड नहीं है RS और हाईनेस जैसा। मैं आपको सुना देता हूँ। इंजन को यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं।
रिलैक्स टाइप का, काम टाइप का एग्जॉस्ट नोट है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा। वैसे मुझे पर्सनली RS और हाइनस में जो एग्जॉस्ट आता है ना, उसका साउंड ज़्यादा अच्छा लगता है, वो काफ़ी रोरिंग है। बट हाँ, ये थोड़ी सी टूरर टाइप की बाइक है, क्रूज़र टाइप की बाइक है, तो इसका थोड़ा सा काम और रिलैक्स्ड जो इसका कैरेक्टर है उसके हिसाब से स्मूथ और काम है इसका। तो अब टैंक की बात कर लेते हैं। इसमें बहुत ही मैसिव फ्यूल टैंक मिल जाता है। अगर आप उसको सामने से देखोगे तो काफ़ी बल्कि है इसका टैंक, और 15.2 लीटर का है, जो कि क्लासिक से बड़ा टैंक है इसका। क्लासिक में आपको, क्लासिक या बुलेट में आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, इसके अंदर 15.2 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलता है। तो इसीलिए जब आप टूरिंग कर रहे होंगे तो आपकी जो रेंज है वो बढ़ जाएगी, यानी कि आपको जल्दी से फ्यूल टॉपअप नहीं करवाना पड़ेगा और फ्यूल टैंक रेंज आपकी बढ़ जाएगी। टूरिंग के टाइम पे इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो क्लासिक से इसका फ्यूल टैंक तो आपको बड़ा मिल जाता है 15.2 लीटर का। साथ ही जो क्लासिक का वेट है वो 195 kg है, और इसका वेट क्लासिक से कम है, 187 kg है। तो क्लासिक से हल्की है और इंजन की जो पावर है वो अच्छी है, तो उस वजह से आपको टूरिंग पे बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि थोड़ी सी हल्की होने की वजह से पावर टू वेट रेशियो बढ़ जाता है, तो परफॉर्मेंस अच्छी आती है थोड़ा सा वेट कम करने के बाद। और लेंथ वाइज अगर आप देखोगे तो लेंथ जो है इसकी वो क्लासिक से थोड़ी सी ज़्यादा है, हाइट भी क्लासिक से थोड़ी ज़्यादा है। तो क्लासिक से डेफिनेटली ये बाइक बड़ी लगती है, आप किसी भी एंगल से देखो क्लासिक से काफ़ी बड़ी लगती है। और ये वाला पोर्शन अगर आपने देख लिया क्लासिक का और इसका, अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो काफ़ी छोटी लगती है क्लासिक इसके सामने। और क्योंकि टैंक बड़ा है और वेट इसका कम है और इंजन की परफॉर्मेंस थोड़ी सी पावर जो है ना, कुछ मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 1 bhp या फिर 1 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो ज़्यादा है इसके अंदर, उसकी वजह से परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, टॉप स्पीड अच्छी हो जाती है और माइलेज भी आपको थोड़ी सी अच्छी मिलेगी क्लासिक से कंपैरेटिवली। और इसकी जो टॉप स्पीड है, अगर आप ड्रैग रेस करोगे इसकी और क्लासिक की, तो ड्रैग में भी ये क्लासिक को काफ़ी पीछे छोड़ देगी। क्लासिक में एक चीज़ अच्छी है, उसका जो इनिशियली जो उसका टॉर्क है वो काफ़ी जल्दी डिलीवर कर देती है। पहले दूसरे गियर में जो उसका टॉर्क है वो अच्छा है, लेकिन जो मिड रेंज है वो इसकी अच्छी है। 60 के बाद ये वाली बाइक ज़्यादा फास्ट है और ज़्यादा पावर डिलीवर करती है। अब सीट की बात कर लेते हैं। इसकी जो सीट है, दोनों ही सीट स्प्लिट सीट सेटअप मिलता है इसके अंदर, तो दोनों ही सीट इसकी काफ़ी ब्रॉड है, चाहे वो पिलियन सीट हो या राइडर सीट हो, दोनों ही काफ़ी बड़ी हैं, काफ़ी कंफर्टेबल है। और साइड बाय साइड मैंने क्लासिक के साथ ये देखा है कि क्लासिक से दोनों ही सीट बड़ी हैं और ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। और बैक रेस्ट तो एक्सरी का पार्ट है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। अब सिटिंग पोस्चर की बात करते हैं। तो जो सिटिंग ट्रायंगल इसके अंदर बनता है वो काफ़ी अच्छा बनता है। ये देखो 90 डिग्री का ट्रायंगल बनता है, और जो हैंडल की पोजीशन है वो भी सही है। क्लासिक का जो थोड़ा सा सिटिंग पोस्चर है ना, मतलब पैरों के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन जो ये हैंडल है ये थोड़ा सा उसका आगे और थोड़ा सा नीचे है, तो आप यहाँ से ना अजीब सा आपको ऐसे होके बैठना पड़ता है, वो थोड़ा सा मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा। लॉन्ग राइड पे कंफर्टेबल नहीं लगता वो। मीटियोर का या अदर बाइक्स का अच्छा है, लेकिन क्लासिक 350 का उतना अच्छा नहीं है। इसका देखो, इसमें मेरी कमर स्ट्रेट है, कंधे भी स्ट्रेट है और चेस्ट ऐसे वाइड ओपन है, और ये एक अच्छा पोस्चर है। लेकिन इसमें एक मुझे इस बाइक में कमी लगती है, हैंडल बार की। तो इसका जो हैंडल है ना, ये थोड़ा कम वाइड है। थोड़ा हैंडल की जो हैंडल अगर थोड़ा सा और वाइड होता ना तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। हैंडल थोड़ा छोटा लगता है। बाइक काफ़ी मैसिव है, लंबी चौड़ी बाइक है, लेकिन हैंडल थोड़ा मुझे छोटा लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन यहाँ पे अगर फिट एंड फिनिश की बात करें तो ये देखो, ये काफ़ी प्रीमियम लुक देता है, काफ़ी प्रीमियम टच है। स्विचेस की जो क्वालिटी है ये काफ़ी अच्छी है। ये आपको इंजन ऑन और इंजन किल स्विच मिल जाता है, और यहाँ पे ये हैज़र्ड स्विच है, इससे आपके हैज़र्ड ऑन हो जाते हैं। यहाँ पे आपको होंडा का इनग्रेव्ड मिल जाता है ये लोगो, ये क्रोम में मिल जाता है। फ्यूल टैंक कैप, यहाँ पे इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको कंट्रोल करने के लिए ये स्विचेस यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे ये हॉर्न है और ये आपके इंडिकेटर स्विचेस है, और यहाँ पे पासिंग लाइट या डिपर जैसे आप बोलते हैं वो मिल जाती है। ऐसे डिपर है और ऐसे हाई बीम और लो बीम। अब क्लच की बात करते हैं। क्लच जो होंडा का है ये बहुत ही स्मूथ है, इसको आप एक उंगली से ऐसे दबा सकते हो। क्लासिक से अगर आप इसको कंपेयर करोगे, क्लासिक अगर आप देख रहे हो तो इसका आपको क्लच बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होने वाला है। एक बार आप टेस्ट राइड लेके आओ क्लासिक की, उसके बाद इसको चलाओ तो आपको पता लगेगा कि जब दिल्ली जैसी जगह में जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो इसका जो क्लच है वो आपकी उंगलियों पे, हाथों पे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं आएगा, बिल्कुल थकान फील नहीं होगी आपको क्लच की वजह से, क्योंकि होंडा का क्लच लाइटेस्ट है इन द
इंटायर इंडस्ट्री, वर्ल्ड में जितनी भी बाइक्स हैं, जितनी भी कंपनीज बनाती हैं बाइक्स, होंडा बिग विंग यानी कि होंडा की जो बाइक्स हैं सबसे लाइटेस्ट क्लच उनका मिल जाता है आपको। तो ये एक प्लस पॉइंट मिलने वाला है आपको इस बाइक के साथ। अब मैं आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूँ। तो ये एनालॉग और डिजिटल का मिक्स इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल है और ये स्विचेबल है, यहाँ से ये ऑफ भी हो जाता है। ये देखो, ये फ़िलहाल ऑफ हो गया और ये ऑन है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन रहता है, ऑफ आपको मैनुअली करना पड़ता है। ये साइड स्टैंड लगा हुआ है, उसका इंडिकेशन है, ये न्यूट्रल और ये ABS की लाइट। यहाँ पे आपको ये रेंज मिल जाती है। उसके बाद बैटरी वोल्टेज, टोटल किलोमीटर कितने आपने बाइक अब तक चली है यानी कि ओडोमीटर, और ये ट्रिप A, ट्रिप B, और ये रियल टाइम जो माइलेज होती है, जब चलते वक्त आपको देखना है कि बाइक रियल टाइम जो माइलेज किस उसमें चल रही है वो, और ये ट्रिप A की माइलेज। तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे ये गियर पोजीशन, कौन से गियर में गाड़ी होगी, कौन से गियर में बाइक होगी, ये उसके बारे में अभी फ़िलहाल न्यूट्रल में है तो इसलिए N लिखा आ रहा है। जब गियर में होगी तो यहाँ पे गियर लिखा आएगा। यहाँ पे टाइम मिल जाता है और ये आपकी यहाँ पे स्पीड। तो ये जो कंसोल है ये काफ़ी इजीली विजिबल है, चाहे दिन की बात करें चाहे रात की बात करें तो काफ़ी क्लियर दिखता है। इसके अंदर जो फॉन्ट है वो काफ़ी क्लियर है और ये डायल ये देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है। और यहाँ पे फिर ये C टाइप आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, तो यहाँ से आप अपना फ़ोन या कैमरा चार्ज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिल जाता है जो कि एक सेफ्टी फीचर है और काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से अगर आप हाई स्पीड में हो 80-90 पे या हाई गियर में चल रहे हो और अगर आप एकदम से डाउन शिफ्ट करते हो तो पीछे वाला जो व्हील है एकदम से लॉक नहीं होता, स्किड नहीं होता, तो वो आपको हेल्प करता है। और ये कहाँ हेल्प करता है, जैसे अगर आप मोड़ पे हो या पहाड़ों में हो और आपने मोड़ते वक्त अगर डाउन शिफ्ट कर दिया तो वहाँ पे आपका व्हील लॉक नहीं होता, व्हील स्किड नहीं होता। तो स्लिप एंड असिस्ट क्लच एक सेफ्टी फीचर है जो वहाँ पे काफ़ी काम आता है। और उसके अलावा इसके अंदर आपको मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, जो कि बहुत ही यूज़फुल फीचर है 350 सीसी वाली बाइक में। हालांकि अगर ये नहीं भी है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इतना ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। बट अगर आपको ये मिल रहा है फीचर इसके अंदर तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सेफ्टी फीचर है, काफ़ी हेल्प करता है। मेरे पास होंडा की CB350 RS है जो मैं अभी भी राइड कर रहा हूँ, और मैं गोरिल्ला 450 है वो भी मेरे पास है। तो CB350 RS में ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, जिसकी वजह से मुझे पता लगता है कि राइड मेरी काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी ज़्यादा यानी कि सेफ़ हो जाती है। तो काफ़ी जगह मैंने फील किया है चलाते वक्त। उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल क्या काम करता है कि फ्रंट की जो आपकी व्हील की जो स्पीड है और पीछे वाली जो व्हील की स्पीड है उसको मैच करता है, जिसकी वजह से कहीं आप पहाड़ पे हो या कहीं पे भी हो, अगर जहाँ पे गीला है या फिर आप ढलान में हो, तो पीछे वाला जो व्हील है वो स्पिन नहीं होता, अगले वाले व्हील की स्पीड के हिसाब से वो पीछे वाली व्हील की स्पीड उतनी रखता है। ये वाला जो फीचर है ये भी ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो क्लासिक में आपको नहीं मिलता। इसके अंदर यहाँ पे आपको 2 हॉर्न मिल जाते हैं अच्छे खासे। तो इंडिया में पता है क्या है, बाइक अगर आपकी बड़ी हो और पावरफुल बाइक हो, इस तरह की बड़ी बाइक हो, तो हॉर्न जो है वो भी काफ़ी पावरफुल होना चाहिए, लाउड होना चाहिए। तो इसके जो ड्यूल हॉर्न मिल जाते हैं ये देखो काफ़ी लाउड है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि यार इंडिया में ट्रैफिक में, सिटी में या यहाँ तक कि हाईवेज़ पे भी जो लोग जो है ना वो काफ़ी रफ चलाते हैं, और आपको ये अपना जो हॉर्न है ये यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग बहुत ढीठ है रोड पे। नॉर्मली अगर आप कहीं जहाँ पे लोग सेंसिबल है दुनिया में, और कहीं हॉर्न सबसे ज़्यादा कम यूज़ होते हैं, लेकिन इंडिया में लोग आगे से हटते नहीं हैं और जिस तरीके से राइड करते हैं हॉर्न का इस्तेमाल आपको करना ही पड़ता है। तो ये एक फ़नी फैक्ट है। इस बाइक पे हमने रिसेंटली अभी टूर भी किया था, अगर आपको वीडियोस देखनी है टूर की तो आप देख सकते हो। गोरिल्ला को और इस बाइक को हम टूर पे लेके गए थे, इस बाइक ने टूर पे कैसा परफॉर्म किया। अगर आप इस बाइक को ख़रीदने का सोच रहे हो तो आप वो वाली वीडियोस जाके देख सकते हो। मैं अपने टूर के एक्सपीरियंस से आपको बता देता हूँ कि ये हाईवे पे कैसा परफॉर्म करती है। ये क्लोज टू 21 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि सुनने में काफ़ी कम लगती है, लेकिन हाईवे पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है ये इंजन। लोगों ने जो चलाई है टॉप स्पीड जो बिल्कुल ड्रैग रेस में चलाते हैं, आई थिंक 130 तक लोग चलाते हैं। मैंने इसको हाईवे पे टूर पे 120 तक चलाया, तो काफ़ी प्लांटेड चलती है ये। इसका लॉन्ग व्हील बेस है, तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी है हाईवे पे। और अगर इसका स्वीट स्पॉट की अगर बात करें कि हाईवे पे अगर आपको पूरे दिन क्रूज़ करना है, पूरे दिन राइड करनी है, तो 90-100 के बीच में पूरे दिन राइड कर सकते हो आप इस बाइक के ऊपर। अगर आप 80 से 90 के बीच में अगर आप इसको राइड करते हो तो आपको बेस्ट माइलेज मिलने वाली है। तो माइलेज वैसे डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्टाइल पे। मैं जब इस बाइक को चलाता हूँ, और मैंने CB350 RS भी चलाई है, तो सिटी में ये बाइक और CB350 RS दोनों ही मुझे ईजिली माइलेज निकाल के दे देती हैं 35 kmpl इन सिटी। हाईवे पे 80 से 100 की
बीच पे अगर आप इसको क्रूज़ कर रहे हैं तो इसमें 35 से 40 के बीच में आपको माइलेज निकल जाती है टूर पे। और इसका फ्यूल टैंक काफ़ी बड़ा है तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है। सुबह इसका जो आप टैंक है वो फुल कराओ और 450-500 किलोमीटर पूरा आप चला सकते हो। ये बीच में आपको एक बार भी फ्यूल के लिए स्टॉप नहीं लेना पड़ेगा इस बाइक के अंदर, एक दिन के अंदर। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इस बाइक के जो पीछे वाले मडगार्ड हों या आगे वाले मडगार्ड हैं वो काफ़ी बड़े और काफ़ी वाइड टायर को काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, इस बाइक को मैं सर्विस करा के वापस लेके आ रहा था दिल्ली में, उस दिन बारिश हो गई तो इसमें से कहीं भी एक भी छींटा नहीं पड़ता। इसके जो मडगार्ड है ना वो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आप देखो क्लोजली, काफ़ी बड़ा है इनका मडगार्ड का साइज़, तो किसी भी एंगल से ना इसके अंदर छींटे नहीं पड़ते, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये फ्रंट वाला भी देख लो आप, मडगार्ड काफ़ी वाइड है और काफ़ी नीचे तक है। तो अब बात करते हैं किसे ये बाइक लेनी चाहिए और किसे नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको एक रिफाइंड इंजन चाहिए और एक रिलायबल इंजन चाहिए तो होंडा जो है वो जाना जाता है क्वालिटी और रिलायबिलिटी की वजह से। 350 सीसी के हालांकि जो क्लासिक वाला जो फ़िलहाल जे सीरीज़ वाले इंजन है क्लासिक और मीटियोर में जो यूज़ हो रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, बट ये उससे थोड़ा सा और ज़्यादा रिफाइंड है। और ये जो बाइक है ये सिर्फ होंडा के प्रीमियम जो डीलरशिप होते हैं, होंडा बिग विंग, सिर्फ उसमें मिलती है। तो जब आप सर्विस के लिए जाओगे तो आपको एक प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि होंडा बिग विंग में जो बाकी बाइक्स मिलती है वो 650 सीसी है या 1000 सीसी है, गोल्ड विंग आती है वो 50 लाख की है और 650 CBR है वो 10-12 लाख की है। तो इतनी बड़ी बाइक जहाँ पे सर्विस होती है वहाँ पे अगर आपकी 350 सीसी वाली बाइक सर्विस हो रही हो तो आप समझ सकते हो, इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस लेवल के टेक्नीशियन या कितने वेल ट्रेंड टेक्नीशियन आपकी बाइक पे काम करने वाले हैं और सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस भी आपको वो मिलने वाला है। तो अगर आपको प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए तो आप होंडा की ये बाइक ले सकते हो। तो दिल्ली में इसके 3 शोरूम है और 3 सर्विस सेंटर है, यानी कि 3 डीलरशिप है टोटल। तो अगर मुझे एक जगह सर्विस अच्छी नहीं मिलती है तो मैं दूसरी जगह जा सकता हूँ या तीसरी जगह जा सकता हूँ। और गुड़गांव में भी सर्विस सेंटर है। तो इसीलिए दिल्ली NCR जैसी जगह, बॉम्बे, कोलकाता, जहाँ पे मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा अगर सर्विस सेंटर और डीलरशिप है तो वहाँ पे आप डेफिनेटली इस बाइक के लिए जा सकते हो। और जहाँ पे सिर्फ एक सर्विस सेंटर है या एक ही डीलरशिप है या फिर सर्विस सेंटर या डीलरशिप बहुत 100-200 किलोमीटर दूर है तो वहाँ पे आप इस बाइक को छोड़ के इस बाइक को कंसिडर ना करें, वहाँ पे आप क्लासिक ले सकते हो वहाँ पे, क्योंकि रॉयल इनफील्ड के शोरूम और सर्विस सेंटर आपको हर जगह मिल सकते हैं। तो वहाँ पे आप आर ही ले सकते हो, ये ना लेके। अगर आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल बाइक जो कि आपको सिटी में और टूर के लिए या हर तरीके से आप यूज़ कर सकें तो ये बाइक अच्छी है। लेकिन अगर आप इमोशंस की बात करें, इमोशनली अगर आप देखें, अगर आप फील की बात करें तो रॉयल इनफील्ड में जो फील है वो कोई और ब्रांड उसकी बराबरी नहीं कर सकता। क्योंकि एक जो लेगेसी है राइडिंग कम्युनिटी की, अगर बात कर लो, जो राइड की जो फील है और जो उनका जो ब्रदरहुड है, राइडिंग ग्रुप्स जो हैं, तो वो राइडिंग का जो पूरा कल्चर है इंडिया में जो डेवलप करा है वो रॉयल इनफील्ड ने करा है। और जो फील जो आपको आती है, एक रिलैक्स क्रूज़ करने वाली जो फील आती है, फील की अगर आप बात करो, इमोशनली अगर आप देखो तो क्लासिक आपके लिए सही रहेगी। क्योंकि क्लासिक या बुलेट ऐसी बाइक है जो आपके दादा ने भी चलाई होगी, आपके फादर ने भी चलाई होगी। और बचपन में, मेरा भी बचपन में ये मानना था, जब मैं स्कूल में था तो सोचता था कि कभी बड़ा होऊंगा तो बुलेट लूँगा या क्लासिक लूँगा। क्लासिक या बुलेट ऐसी बाइक है जिसने रॉयल इनफील्ड को बनाया है, या फिर रॉयल इनफील्ड उस बाइक के नाम से जानी जाती है, तो उसकी कोई बराबरी नहीं है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखो क्या क्या चीज़ें आप में उतने मतलब लगभग उतने ही पैसों में आपको क्या क्या चीज़ें बेटर मिल रही है, प्रैक्टिकली आप देखो तो प्रैक्टिकल अगर आप सोच रहे हो तो आपके लिए ये बाइक अच्छी है। तो लास्ट में आपको सम अप कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें क्लासिक से अलग है या क्लासिक से बेटर है। तो जो फिट एंड फिनिश है वो इसकी क्लासिक से अच्छी है। इसके अंदर स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिल जाता है और जो क्लच है वो बहुत ज़्यादा लाइट है, ये क्लासिक से बेटर है। और ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें मिल जाता है जो कि क्लासिक में नहीं मिलता, इसके अंदर आपको मिलता है। और फ्यूल टैंक रेंज है, टैंक जो है इसके अंदर काफ़ी बड़ा मिल जाता है क्लासिक से। फ्यूल टैंक रेंज इसकी ज़्यादा आती है, बड़ा टैंक है क्योंकि। और देखने में क्लासिक से बड़ी है, लेंथ वाइज बड़ी है, हाइट में बड़ी है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसका राइड रिव्यू मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपके और क्या क्या क्वेश्चंस हैं, और कमेंट करके बताओ कि आप क्लासिक लेना पसंद करोगे या फिर होंडा की CB350। और मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, टेक केयर, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।